गाइस, वेलकम टू माय चैनल पटेल की पढ़ाई। मैं एस पटेल फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे चैनल में। तो हम लोग फिर से आ गए एक क्लास 10th की हिस्ट्री के एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज हम देखेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप की जो चैप्टर्स थी उसकी आज हम लेक्चर 6 को देखेंगे। ठीक है, तो आज जो होगी वो हमारी लेक्चर 6 होगी। लेक्चर जो होगी आज वो 6 होगी। तो इस 6 लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जर्मनी और इटली का जो निर्माण हुआ। ठीक है, तो उस निर्माण में क्या हुए नहीं हुए, इन सारा कुछ हम लोग आज इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। जैसा देखिए लिखा हुआ है, दैट इज़ अ मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मतलब जर्मनी और इटली का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो कह रहा है जर्मनी कैन, अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें, हाँ, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि जर्मनी, क्या सेना राष्ट्र के निर्माता हो सकते हैं, मतलब जो आर्मी हो सकते हैं, मतलब सेना क्या राष्ट्र के निर्माता हो सकते हैं, ये सवाल है। तो चलिए आखिर देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ, क्या गलत। ठीक है, वो तो आप पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो जो भाई लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए जल्द से जल्द। उसके बाद वीडियोज़ को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में ही आपको पता चलेगा कि हमने आखिर इन सब्जेक्ट्स में जो हमने पढ़ा उससे क्या सीखा। तो चलिए बिना टाइम पास किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। कह रहा 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। कब? 1848 की बात हो रही है। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेयर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव फॉर द promoting state power and achieving political dominance of यूरोप ओवर यूरोप। मतलब क्या हो भाई, कह रहा है कि राज्य की सत्ता को बढ़ाने और यूरोप पर राजतांत्रिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, जो कि पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। जो रूढ़िवादी लोग थे, जो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने क्या किया कि अक्सर राष्ट्रवादी जो भावनाओं थी हमेशा उनका इस्तेमाल किया। काहे के लिए भाई? तो राजनीतिक पावर पाने के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए उन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी, जो कि अभी हमारे देश में हो रहा है, क्या हो रहा है कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लाने के लिए हम लोग राष्ट्रवाद की बात कर देते हैं। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं। राष्ट्रवाद की बात हो रही है, हमेशा हम लोग किसी तरह समाज को दो वक्त में बांटकर अपना काम निकालना चाह रहे हैं, जो कि ये गलत है। यही चीज़ देखिए उस वक्त जर्मनी में जो रूढ़िवादी लोग थे वो काम कर रहे थे। कह रहा दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच द जर्मनी एंड इटली कैन बी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट। कह रहा इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकत्रित होकर राष्ट्र राज बने। जिससे जर्मनी और इटली थे, इसका रिजल्टेंट ये हुआ, क्या बना? राष्ट्र राज बना। आगे बढ़े, अब देखिए आगे। कह रहा यू हैव सीन द नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेयर वाइड स्प्रेड अमॉन्ग द मिडिल क्लास जर्मन हु in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into the national states governed by the elected parliament। कह रहा है कि राष्ट्रवादी भावनाओं जो थे उसमें मध्यम वर्गीय जो जर्मन लोग में काफ़ी व्यापकता थी, और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निश्चित संसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, दिस लिबरल इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल बिल्डिंग was however repressed by the combined force of the monarchy and the military supported by the large landowner that called Junkers of Prussia। क्या कह रहा है कि मगर राष्ट्र निर्माण में कि यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। अब जो लिबरल जो इनिशिएटिव हुई, देखिए सब मिलकर उसको क्या कर दिए, फोर्स करके उसको दबा दिए। अब इसका सबसे बड़ा मजेदार की बात ये थी, जो प्रसा के राजा थे उन्होंने क्या किया, उनका सपोर्ट कर दिया। मतलब प्रसा के जो वहाँ के लॉन्डनर, जो भूमि लोग, जिनके पास जमीन थी, पूंजीपति लोग ऐसे कहिए, उन्होंने उनका क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। तो भैया सब एक तरफ हो जाएंगे तो आम लोगों को तो दिक्कत होगी। क्या कह रहा है, फ्रॉम देन ऑन प्रसा टुक ऑन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब
उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। देखिए पहले सपोर्ट करता है, फिर देखिए जो आंदोलन थी उसको लीड भी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके देखिए आपस में सबका कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ था, हम अगर कहें तो। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and the bureaucracy। क्या कह रहा था ध्यान सुनिएगा। कहता उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। क्लियर। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussia। ठीक है, victory and the completed the process of unification। क्या कर रहा है? 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई? पूरी हुई। गौर से देखिए उसने क्या किया, इस 3 एरिया को जीत लिया और वहाँ पे यूनिफिकेशन प्रोसेस को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। इन जनवरी 1871 द प्रसा किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम जर्मन यूरोपियंस इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। मतलब तो ध्यान सुनिए, कह रहा जनवरी 1871 में वर्साई में हुआ एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो संधि कहाँ हुई थी? दैट इज वर्साइल्स, दैट इज वर्साई जिसको बोलते हैं हम लोग। वहाँ पे ये संधि हुई थी जिसमें विलियम वन को जर्मनी का राजा बना दिया गया। आगे कह रहा है ऑन द आर्बिट्रली कॉल्ड मॉर्निंग 18 जनवरी 1871 an assembly comprising the princes of German states, representative of the army, important Prussian minister including the chief minister Otto von Bismarck, gathers in the unheated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German empire headed by the Kaiser William I of Prussia। अब इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंड थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंड शीश महल में हुई। ठीक है, सभा ने प्रसा के काइजर विलियम्स फर्स्ट को नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। अब देखिए वहाँ पर का जो था राजा कौन बन गया? काइजर विलियम फर्स्ट। अब सब मिल के इनके हाथ में क्या कर दी? जर्मनी की जो भी चीज़ थी सारा कुछ इनके हाथ में सौंप दी। कह रहा दुनिया आगे सुनते हैं। द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रेजेंट स्टेट पावर। कहता जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। कि सोचिए कितनी पावर थी कि जीता कोई और जो सपोर्ट किया आगे चल के उसी के हाथ में उसकी पावर को सौंप दिया गया। समझ रहे? पहले मदद लिया गया, अब फिर क्या किया? छल कपट से उसकी पूरी सत्ता को अपने ऊपर में ले लिया गया। तो आपको ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो पहले आपके हाथ पकड़ेंगे एज अ मदद के तौर पे कि आप हमारा सपोर्ट करें, और फिर बाद में क्या करेंगे? फिर आपको इस कदर आपको अपने आप पर वो इस तरह डिपेंड कर देंगे कि आप उनके बिना कुछ काम ही नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ जनरली आपको यहाँ देखने को मिला कि जो एक आदमी सपोर्ट करने के उद्देश्य से आता है और बाद में पूरा जर्मनी को अपने हाथ में कर लेता है। समझ रहे हैं? आगे देखिए, द न्यू स्टेटेड प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड द जुडिशियल सिस्टम जर्मनी। क्या कर रहा था? ध्यान सुनिए। कहता एक नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल ऑफ रेस्ट ऑफ जर्मनी। मतलब प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। मतलब वो जो भी स्टेप लिया वो सारा कुछ अब पूरे जर्मनी में क्या होने लगे? फॉलो होने लगे। सोचिए, अब देखिए ये जो है एक जगह है जिसको आप देख सकते हैं, प्रसा का जो देखिए जो जगह है ब्लू वाला है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया है, प्रसा टू फॉर्म जर्मन, साउथ जर्मन ज्वाइनिंग द प्रशियंस टू फॉर्म द जर्मनी एम्पायर। देखिए जो प्रसा के जो तब क्षेत्र थी वो कितनी बढ़ती चली गई। ठीक है, अब लास्ट में कुछ ऐसे जो होते हैं एरियाज जिनको प्रसा लास्ट में फ्रैंको प्रशियन वार्स में उसको जीत लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इटली यूनिफाइड, मतलब इटली में जो एकीकरण हुई
उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा लाइक जर्मनी इटली टू हैड टू लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है कि जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का लंबा एक इतिहास था। ठीक है, इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर द सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। कह रहा है कि इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन Sardinia Piedmont was ruled by the Italian principal house। अब ये सर्दिनिया पीडोमोंट जो है इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि इटली में इनका पहला भी नाम आया है जो कि आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमाउंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। किसमें? वहाँ पर प्रिंसिली मतलब होता है राजघराना, मतलब इटली में वहाँ पे किसकी शासन थी? एक इतालवी राजघराने का शासन था। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द साउदर्न रीजन वेयर अंडर द डोमिनेंस ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। अब थोड़ा ध्यान सुनिए, कह रहा है कि उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाके पोप के शासन का था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राज्यों के अधीन था। मतलब सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के हाथ में है। अब क्या कह रहा है, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड अ कॉमन फॉर्म ऑफ एंड स्टिल हैड मेनी रिलीजनल एंड लोकल वेरिएशन। कह रहा जिसकी वजह से जो इटली भाषा ने साझा रूप हासिल नहीं किया और अभी तक उसके विरुद्ध विविध क्षेत्रों और स्थानीय रूप मौजूद थे। मतलब जिस तरह देखिए फ्रांस में कॉमन लैंग्वेज लाया गया, उसी तरह इटली में कॉमन लैंग्वेज नहीं थे, हर चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में क्या थे, बटे हुए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा ड्यूरिंग द 1830, ठीक है, कह रहा 1830 जुस्पे मेजनी हैड साउट टू पुट टुगेदर कॉन्वेंट प्रोग्राम फॉर द यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। कह रहा 1830 के दशक में जुस्पे मेजनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। क्या कोशिश किया भाई? तो ही हैड ऑल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ द हिज गोल। मतलब करा उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। ठीक है, आगे सुनिए। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन दैट मेंटल नॉ फेल ऑफ सार्डिनिया पेंडोमेंट अंडर द रूलर किंग विक्ट्री इमैनुअल II to unify the Italian state through the war। अब क्या है इसका मतलब समझिए। कह रहा है कि 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इटली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई थी। टू मतलब द्वितीय पर आ गई थी। ठीक है, अब कह रहा है कि in the eyes of the ruling elites of the region, a unified Italy offered them a possibility of economic development and the political dominance। कह रहा इस क्षेत्र के शासक अभिभाजित वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। कह रहा है चीफ मिनिस्टर्स Cavour who lead to the movement of unified religion of the Italy neither a revolutionary nor a democrat। कहता मंत्री प्रमुख काबूर जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। सोचिए ऐसा आदमी उसको क्या करता है, उस रिवॉल्यूशन को मूवमेंट को लीड करता है। सोचिए क्या हाल थी वहाँ की। कहता लाइक मेनी अदर wealthy and the educated member of the Italian elites, he spoke French much better than he did Italian। कहता इटाली अविभाजित वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। ठीक है, कह रहा है थ्रू अ tactful diplomatic alliance with the France engineered by the Carver, Sardinia Piedmont succeeded defeating the Austrian force in 1859। कह रहा है फ्रांस के सार्डियाना पीडमोंट
कि एक चतुर कूटनीति सिंध जिसके पीछे काबुल का हाथ था, उसने साडियाना प्रीमोंट 1859 में ऑस्ट्रिया वालों को हरा पाने में कायम हुआ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटरी एंड द लीडरशिप ऑफ जिस्पी, गैरीबल्डी ज्वाइंड द फेरी। मतलब इसका मतलब क्या समझिए? कह रहा है कि नियमित सैनिकों के अलावा जुस्पे गैरीबल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है, इन 1860 द मार्च इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive the out Spanish ruler। कह रहा है कि 1860 में वे दक्षिणी इटली में 2 सिसिलीज के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। इन 1861 विक्टर इमानुएल सेकेंड वाज द प्रोक्लेम्ड किंग्स ऑफ यूनाइटेड इटली। और कह रहा है कि 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। हाउएवर मच of the Italian populations among whom rates of illiteracy were very high remain blissfully unaware of the liberalist nationalist ideology। कह रहा है कि मगर इटली के अधिकांश निवासी जिन्हें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। द पीजेंट मासेस हु सपोर्ट द गैरीबल्डी इन साउदर्न इटली एंड नेवर हैड इटलिया एंड बिलीव दैट ला टालिया वाज द विक्टर इमानुएल वाइफ। कर दक्षिणी इटली के जिन आम किसानों ने गैरीबल्डी के समर्थन दिया, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमानुएल की पत्नी थी। मतलब क्या हुआ कि दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबल्डी का समर्थन किया, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और उनको ऐसा लगता है कि ये किसकी वाइफ है? विक्टर इमानुएल की वाइफ है। सोचिए, बस ये समझते हुए उनका सपोर्ट कर दिया कि ये विक्टर इमानुएल की वाइफ है, इसलिए इटालिया को क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी जो अनजान में वहाँ एक चीज़ कह सकते हैं हुई। ठीक है, अब देखिए ये आपका इटली का यूनिफिकेशन है, 1858 की फिगर है ना? इस दोनों फिगर को आप कंपेयर कर सकते हैं। आगे देखिए, कर द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के कुछ स्ट्रेंज केस है जिसके बारे में देखिए आपको कहा जा रहा है। कह रहा है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, दैट इज ब्रिटेन की अजीब दस्ताना। अब उसकी क्या अजीब दस्ताना है, चलिए उसी को हम लोग देखेंगे। कर रहा है द मॉडल ऑफ द नेशंस ऑफ द नेशन स्टेट्स सम स्कॉलर हैव आर्ग्यू इन ग्रेट ब्रिटेन। कह रहा है कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। सोचो, मतलब जो राष्ट्र राज का जो मॉडल है या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहील ऑफ रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। कह रहा है इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉ आउट प्रोसेस। कह रहा है यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। देयर वॉज अ नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। और कह रहा है कि 18वीं सदी से पहले ब्रिटानिया राष्ट्र था ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? यानी 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश जो नेशन वो था ही नहीं। कह रहा है द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश isles were the ethnic ones such as English, Welsh, Scot और आयरिश। कह रहा है कि ब्रिटानिया द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान इथनिक मतलब निजातिया, इथनिक मतलब निरीजातीय जिसको बोलते हैं, दैट इज इथनिक। मतलब उसके जो रहने वाले जो कल्चर की बात हो रही है उसकी बात हो रही है, उससे उनकी पहचान की जाती थी। ऑल ऑफ दीज इथनिक ग्रुप्स had their cultural and the political tradition। अगर इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। But the English nation steadily grew wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nation of Ireland। अब मतलब क्या इसको समझिए। इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्र अलग हुआ, धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई
और वह द्वीप समूह अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया और जो पावरफुल होता गया उसको वो लुटता गया, और क्या। तो ऐसी हाल आपके ब्रिटेन में थी। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज द पावर ऑफ द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ द प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through the which the nation state with England at its center came to fall। कह रहा है कि एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद ब्रिटेन के जो सांसद थे 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के मध्य में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसका केंद्र इंग्लैंड था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड द रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन meant in effect that England was able to impose the influence of Scotland। मतलब क्या, बस समझिए। कह रहा है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम्स यानी यूनाइटेड किंग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी 1707 में मतलब स्कॉटलैंड जो थी वो इंग्लैंड से मिल गई, और जब सही मिली तो किसी का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज अ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो जब ग्रेट ब्रिटेन की बात आएगी तो कहीं ना कहीं इसमें यूनाइटेड आपके स्कॉटलैंड भी क्या होंगे, मिले होंगे। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था वो स्कॉटलैंड पे क्या कर लिया, अपना प्रभुत्व हासिल मतलब कर लिया। मतलब उसको कह सकते हैं स्कॉटलैंड पे अपना एक तरह कहो तो कब्जा जमा लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। कह रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। कह रहा है कि इससे कि जो इंग्लिश जो आपकी संसद थी, यानी जो जो इंग्लैंड के यानी पार्लियामेंट थे, ठीक है, जो इंग्लिश यानी ब्रिटेन के जो सदस्य का दबाव रहा, यानी इंग्लिश जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें इंग्लिश मेंबर का डोमिनेट जो रहा वो सबसे ज़्यादा रहा। द ग्रोथ ऑफ पार्लियामेंट आइडेंटिटी मीन्ड बाय द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज द सिमेट्रिकली सप्रेस्ड। क्या करता, ध्यान से सुनिएगा कि एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। द कैथोलिक clans that inhabited the Scottish Highland suffer the tribal expression whenever they attempt to assert their independence। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंडर्स वाज फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज फॉर और वेयर देयर नेशन ड्रेस एंड लार्ज नंबर ऑफ फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। अब कह रहा है कि स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों ने को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उसमें से बहुत सारे लोग अपना वतन छोड़कर मतलब छोड़ने पर मजबूर हो गए कि अब ऐसा हाल रहेगा तो वो क्या करेंगे रह के। तो वो क्या सोच रही है कि अब इसको मतलब छोड़ने पर मजबूर किया गया कि अगर आप नहीं कर सकते ऐसा तो आप यहाँ से क्या करिए, चले जाइए, जो कि बहुत बड़ी बात थी। कह रहा है कि आयरलैंड सफ़र अ सिमिलर फेट। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ था। कहता है इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कह रहा है कि वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर द क्लर्जी कैथोलिक कंट्री। कह रहा है कि अंग्रेजों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। कैथोलिक रिवॉल्यूट्स अगेंस्ट द ब्रिटेन डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड। मतलब कि ब्रिटानिया प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। यानी वहाँ पर जो कैथोलिक रिवोल्ट हुई जो कि ब्रिटिश डोमिनेट के जो अगेंस्ट थी उनको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लीड बाय द वुल्फ टाउन एंड हीज यूनाइटेड आयरिशमैन 1789 आयरलैंड वाज फॉर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम 1801। अब क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि वुल्फ टाउन उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ठीक है,
ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज द फॉरगेट थ्रू आउट द प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और क्या कह रहा है कि एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। द सिंबल ऑफ अ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग दैट इज यूनियन जैक्स, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वेर एक्टिवली promoted, the older nation survive only as the subordinate partners in the union। कह रहा है कि नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मताहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। मतलब ब्रिटेन का खूब विकास हुआ, लेकिन जो उसका सपोर्ट दिया वो बस सपोर्ट करने वाले ही बन के रह गए, उनका कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस चीज़ को याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है दैट इज इथनिक। अब इथनिक का मतलब क्या होता है उसको समझिए। तो कह रहा है रिलेटेड टू कॉमन रेशियल्स, रिलेटेड टू कॉमन रेशियल मतलब और द कल्चरल रीजन ऑफ बैकग्राउंड ऑफ अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइड विथ और क्लैन। इसको पढ़ने से क्या समझ में आया? इसका मतलब हुआ इथनिक मतलब होता है रिलेटेड टू कॉमन रेशियल, मतलब एक समान जाति से, ट्राइबल से हो, कल्चरल रीजन और बैकग्राउंड दैट कम्युनिटी आइडेंटिफाइड विथ योर क्लेम्स, मतलब उनके खास जाति, उसके ट्राइबल से, उनके कल्चर से उनको क्या जाना जाता हो, पहचाना जाता हो, दैट इज इथनिक। ठीक है, तो यही हमारी आज की क्लास थी। इस क्लास को हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे कल, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगी। तो आज की क्लास हम लोग यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।